my name is Sanam and today my topic of discussion is eye trauma and common eye conditions. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ कॉमन आई कंडीशंस की थी और कुछ कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आई ट्रॉमा के साथ कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है आई ट्रॉमा। आई ट्रॉमा होता क्या है? ट्रॉमा हो जाना मतलब किसी एक्सीडेंटल अफेक्ट हो जाना आई का या फिर आईलिड का या उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर का अफेक्ट हो जाना या इंजरी हो जाना, उसको आई ट्रॉमा कहते हैं। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? कॉजेज में स्पॉट इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो गया है, कोई केमिकल बर्न हो गया है, कोई ब्लड ट्रॉमा है, रेडिएशन बर्न है, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं इसके कॉजेज। अब इसकी जो है इसको अर्ली डायग्नोज करना और ट्रीटमेंट करना ये इसके इमरजेंसी में आ जाता है और जल्द से जल्द इनको डील करना होता है और जल्द से जल्द इनको ट्रीट करना होता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर आई के जो ट्रॉमाज हैं उनको डील किया जाता है फर्स्ट, और उसके बाद डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए वार्ड में भेजा जाता है। नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन की गई है कि आई ट्रॉमास में कौन कौन से ट्रॉमास हो सकते हैं। अब कोई भी ट्रॉमा है उसमें हम लोग सबसे पहले ATLS गाइडलाइंस फॉलो करते हैं जिसमें ABCDE आ जाता है। एयर वे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, उसके बाद डिफॉर्मिटीज एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स। ABCDE करने के बाद उसके बाद हम आते हैं कि उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होगा, डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होगी। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि उसका किस चीज़ का ट्रॉमा है। अब ट्रॉमा कोई भी हो सकता है। अब जब आई का पढ़ें तो आई में कौन कौन से ट्रॉमास हो सकते हैं। ब्लड ट्रॉमा हो गया है, किसी फिस्ट की वजह से, किसी बॉल इंजरी की वजह से आई में कोई ब्लंटली उस पर ट्रॉमा हो गया, उसको ब्लंट ट्रॉमा कहेंगे। अब पेनिट्रेटिंग में कोई चीज़ पेनिट्रेट कर गई है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई नाइफ हो सकती है, कोई ग्लास हो सकता है। केमिकल बर्न्स में हमारे पास एसिडिक और अल्कलाइन बर्न्स आ सकते हैं, किसी फैक्ट्री एरिया में किसी केमिकल के साथ एक्सपोजर हो गया है, या हम कह सकते हैं कि घर में कोई सोल्यूशन पड़ा था, केमिकल पड़ा था जिसके जो आई को एक्सपोज कर गया है, आई में चला गया है। अब इसके केमिकल बर्न्स में जो अल्कलाइन बर्न्स है ये मोस्ट रिलेटेड कॉजेज हैं, मोस्ट डेंजरस है एज कम्पेयर टू एसिडिक बर्न्स। थर्मल बर्न्स में और रेडिएशन बर्न्स में हीट रिलेटेड इंजरीज आ जाती हैं और जो भी रेडिएशन आ जाती हैं। अब वन बाय वन देखते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या क्या है, इनको कैसे कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले ब्लंट ट्रॉमा, एज आई ऑलरेडी सेड, किसी फिस्ट की वजह से या किसी बॉल की लगने की वजह से कोई भी चीज़ हो सकती है जो ब्लंटली आई पर लग जाए, उसकी वजह से ब्लंट ट्रॉमा हो सकता है जिसमें पेन आ जाएगी, इसके सिम्टम्स में रेडनेस हो जाती है, आई में स्वेलिंग और वीएन चेंजेस भी आ सकते हैं। और कंडीशंस जो फेस कर सकता है पेशेंट, एंटीरियर चैम्बर में ब्लड का कमुलेट हो जाना, मतलब कोई ब्लड वेसल रप्चर होगी उसकी वजह से एंटीरियर चैम्बर में ब्लड का कमुलेट हो जाना जिसकी वजह से हमारे पास रेडनेस हो गई है और ब्लड ब्लड सा नज़र आता है। उसके अलावा ऑर्बिटल फ्रैक्चर हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट्स हो सकती हैं और उसके अलावा ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है। अब इसको डील कैसे करते हैं? सॉफ्ट पैडेड जो कि वेट हो उसके साथ इसको कवर रखते हैं, उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को रेफर कर देते हैं और उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ पेन किलर्स दे देते हैं ताकि पेशेंट को वक्ती तौर पर थोड़ा सा सुकून हो सके। उसकी जो उसका डेफिनेटिव मैनेजमेंट है वो बाद में स्टार्ट करते हैं। अब ये पेनिट्रेटिंग इंजरीज और परफोरेटिंग ट्रॉमास जिसमें कोई शार्प ऑब्जेक्ट जो है वो आई के अंदर चला गया है। अब इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स में हमारे पास सडन पेन है, विजन लॉस है और फॉरेन बॉडी सेंसेशन फील होती है। इमरजेंसी मैनेजमेंट में हम अवॉइड प्रेशर ऑन दी आई, मतलब जैसे हम लोग ब्लंट ट्रॉमा को डील करते हैं वैसे हम लोग पेनिट्रेटिंग और परफोरेटिंग ट्रॉमा को डील नहीं कर सकते। इसको डील करना कुछ और है। जैसे अगर कोई पेनिट्रेशन होगी, हमने ये नहीं करना कि शार्प ऑब्जेक्ट को फौरन से रिमूव करना है, उसको कवर कर देना है और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को रेफर करना है कि फौरन इसकी सर्जरी हो, और प्रेशर भी अप्लाई नहीं करते इन दैट केसेस। अब नेक्स्ट है केमिकल बर्न्स। कोई भी हाउस होल्ड केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो सकते हैं और लेबोरेटरी एक्सीडेंट हो गया है जिसमें जो आई में चला गया उसकी वजह से केमिकल बर्न्स हो जाते हैं और इसकी वजह से आई का क्या हाल होता है, कंडीशन होती है, वो आप देख सकते हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई भी केमिकल से एक्सपोजर हुआ है, फॉर एग्जांपल अल्कली से हुआ है तो हम लोग कोई एसिड लेके उससे उसको न्यूट्रलाइज करने बैठ जाएं, बिल्कुल भी नहीं। न्यूट्रलाइज करना नहीं होता, जबकि बल्कि इसको पानी के साथ कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर लेके, बहुत ज़्यादा पानी लेके, इसके फर्स्ट मैनेजमेंट में आता है कि बहुत ज़्यादा पानी लेके उससे उसको इरिगेट करना है अनटिल अनलेस जलन ख़त्म ना हो जाए। 15 to 30 मिनट्स तक तो उसको
हमने एक्सपोज रखना है, इरिगेट करना है आई को सलाइन के साथ, या अगर घर में है तो वाटर के साथ करना है। कोई भी न्यूट्रलाइजिंग एजेंट यूज़ नहीं करना, और जब थोड़ा बहुत इफेक्ट खत्म हो जाए 15 to 30 मिनट्स तक करना है। उसके बाद डेफिनेटिव मैनेजमेंट के लिए जो है वो कंसल्टेशन लेनी है ऑप्थेल्मोलॉजिकल। नेक्स्ट हमारे पास थर्मल एंड रेडिएशन इंजरीज आ जाती है। थर्मल बर्न हमारे पास सन एक्सपोजर भी हो सकता है, हीट एक्सपोजर भी हो सकता है, स्टीम और फ्लेम्स की वजह से भी बर्न हो सकता है, और उसकी वजह से जो स्पीयर बर्न होता है उसमें आई का जो इफेक्ट है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह इफेक्ट होती है। अब रेडिएशन इंजरीज में हमारे पास यूवी एक्सपोजर हो सकता है सनलाइट से, या कोई वेल्डिंग आर्क्स है उनकी वजह से हो सकता है। सिम्टम्स में पेन है, टीयरिंग हो सकती है, कॉर्नियल डैमेज हो सकता है, और फोटोफोबिया। अब ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, मतलब लाइट से जो है एलर्जी फील होती है। फोबिया का मतलब होता है एलर्जी या फिर हीट। अब फोटोफोबिया हो जाता है, मतलब लाइट जो है वो लाइट जो है वो बहुत ज्यादा फोबिक लगती है। अब ट्रीटमेंट में हमने कोल्ड कॉम्प्रेस देना है, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देने हैं, और प्रोटेक्टिव आईपीएल। अब कुछ हमारी कॉमन आई कंडीशंस रहती थी जो हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मैंने पहले वाली भी लिखे हैं, हमने कंजक्टिवाइटिस पहले किया था, जिसमें हमारे पास ये वायरल बैक्टीरियल एलर्जिक हो सकता है जो पहले बताया था। फोटोफोबिया, रेडनेस है, इरिटेशन एंड डिस्चार्ज है, आप फिगर में देख सकते हैं क्या इफेक्ट होते हैं। और इसको मैनेज कैसे करना है, वायरल में हम स्पोटिव केयर देते हैं, और बैक्टीरियल में एंटीबायोटिक देते हैं, और एलर्जिक में एंटीहिस्टामिनिक ड्रग देते हैं। अब नेक्स्ट है कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट हमारे पास क्या होता है, क्लाउडीनेस आ जाना, जो हमने ऑलरेडी कर ली है। कैटरेक्ट सर्जरी की स्पेशल मैंने स्लाइड्स भी बनाई है। सर्जरी है एक, और उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, एजिंग है, डायबिटीज है, या यूवी एक्सपोजर हुआ है, या ट्रॉमा है। अब सिम्टम्स में ब्लड विजन है, या बाय द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास विजन लॉस होता रहता है। अब नाइट में डिफिकल्टी होती है देखने में ऑब्जेक्ट्स को। अब ट्रीटमेंट इसका क्या है, सर्जिकल लेंस रिप्लेसमेंट है, जिसको कैटरेक्ट लेंस के साथ रिप्लेस करते हैं। ग्लाइकोमा क्या होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर का इतना रेस कर जाना है जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर जो है पोस्टीरियर चैम्बर में इतना ज्यादा हो गया जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है। अब इसकी वजह से हमारे पास विजन लॉस हो सकता है, पेरिफेरल हेडेक है, और आई पेन है। अब इसकी टाइप्स होती हैं ओपन एंगल ग्लाइकोमा एंड क्लोज एंगल ग्लाइकोमा। ओपन एंगल जो कि स्लोली प्रोग्रेस करता है, समझ ले कि क्रॉनिक टाइप आ जाती है, और एंगल क्लोजर जो है सडन इमरजेंसी और एक्यूट टाइप है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट में हम लोगों ने कुछ मेडिकेशन देते हैं जिससे इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाए अगर अर्ली है, अगर अर्ली डायग्नोस हो जाए। उसके अलावा लेजर थेरेपी है, और उसके अलावा ग्लाइकोमा की सर्जरी होती है जिसमें हम लोग एक रूट बनाते हैं कि इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन, जो हमने पहले लेक्चर में कवर किया था कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम रेटिना में एक पॉइंट होता है मैक्यूला जो डीजनरेट हो जाता है। जब डीजनरेट हो जाता है उसकी वजह से सेंट्रल विजन लॉस हो जाता है। अब ये बाय द पैसेज ऑफ टाइम इन दी एजिंग पर्पसेस में आ जाता है। टाइप्स इसकी ड्राई भी हो सकती है और वेट भी हो सकती है। मैनेजमेंट में हम लोगों ने एंटी वेजेफ इंजेक्शन लगाते हैं, और उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है डायबिटिक रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी का मतलब है कि कोई पैथोलॉजी है रेटिना के साथ जो कि डायबिटीज की वजह से इफेक्ट हुई है। अब डायबिटीज जिनकी कंट्रोल नहीं रहती उनमें जो है रेटिना इफेक्ट हो सकता है, रेटिना डैमेज हो सकता है। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल रेटिना हमारे पास जिसमें रिच ब्लड सप्लाई है, लेकिन डायबिटिक रेटिनोपैथी में देखें तो एक येलोइश सा स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसकी स्टेजेस हो सकती है, माइल्ड है, मॉडरेट एंड स्फीयर है। माइल्ड और मॉडरेट को हम लोग नॉन प्रोलिफरेटिव भी कहते हैं, और स्फीयर को हम लोग प्रोलिफरेटिव भी कहते हैं। सिम्टम्स में हमारे पास बाय द पैसेज ऑफ टाइम विजन लॉस भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले ब्लड विजन के साथ प्रेजेंट करते हैं ये वाले पेशेंट्स। अब इनमें हम लोग ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, लेजर थेरेपी होती है, और उसके अलावा एंटी वेजेफ इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट रेटिना डिटैचमेंट्स हैं। रेटिना डिटैचमेंट्स का क्या है कि डिटैच हो जाना, सेपरेट हो जाना रेटिना का फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यूज। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, किसी ट्रॉमा की वजह से, मायोपिया की वजह से, और कोई आई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से रेटिना डिटैच हो गया है। आप देख सकते हैं फिगर में एक सेपरेट सा स्ट्रक्चर, इसकी बाउंड्रीज है, सेपरेट सा स्ट्रक्चर बन चुका है। इसका मतलब है कि रेटिना डिटैच हो गया है अंडरलाइंग टिश्यू से। अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, मतलब फ्लैशेस आते हैं, फ्लैशेस ऑफ लाइट, कर्टन लाइट शैडो, मतलब कभी लाइट कभी हमें दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता, और फ्लैशेस आते हैं लाइट के। अब ट्रीटमेंट में हमने इसको सर्जिकली रिपेयर करना होता है, जिसमें
जिसमें लेजर आ जाती है, स्क्लेरल बकल है और उसके अलावा विट्रेक्टमी है। ड्राई आई सिंड्रोम, ड्राई आई सिंड्रोम एज ए नेम इंडिकेट, आई का ड्राई हो जाना किसी की कॉज की वजह से, कोई भी कॉज हो सकता है, लाइक एजिंग है, स्क्रीन टाइमिंग है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी वजह से क्या क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन फील होती है और ब्लड विजन है। मैनेजमेंट में हम लोग आर्टिफिशियल टीयर्स देते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस करवाते हैं कुछ, और स्क्रीन टाइमिंग कम करवाते हैं और मेडिकेशन देते हैं जिसमें साइक्लोस्पोरिन है जो टीयर प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं जिनका हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन की थी लास्ट लेक्चर में और एनाटॉमी में भी, जिसमें सबसे पहले मायोपिया है। मायोपिया का मतलब है नियर साइडनेस, मतलब एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स बट अनएबल टू, और डिफिकल्टी इन सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। अब इन वाले पेशेंट्स पे हम लोग क्या करते हैं, कनकेव लेंस का यूज करते हैं। और आप देख सकते हैं मायोपिया में हमारे पास रेटिना से पीछे हमारे पास फोकस हो रहा है इमेज पे, इसका मतलब है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने में डिफिकल्टी होती है। अब हाइपरोपिया है फार साइडनेस, मतलब डिफिकल्टी इन सीइंग नियर ऑब्जेक्ट्स, मतलब एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स बट अनएबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स। इन पेशेंट्स पे हम लोग देते हैं कन्वेक्स लेंस। आप देख सकते हैं रेटिना से बैक पे जाके इसका इमेज बन रहा है, इनमें सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज नहीं करते। एस्टिग्मेटिज्म है हमारे पास डिस्टॉर्टेड विजन, जिसमें ये समझ ले कि कॉर्नियल शेप इरेगुलर सी हो गई है, जिसके लिए लासिक सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। इरेगुलर सी कॉर्नियल शेप हो गई है जिसकी वजह से डिस्टॉर्टेड सी विजन बन रही है। अब इन पेशेंट्स में हम लोग अर्ली स्टेज में सिलेंड्रिकल लेंसेज भी यूज कर सकते हैं। प्रेसबायोपिया है कि एज डायरेक्टेड नियर विजन का लॉस हो जाना, डिफिकल्ट हो जाना, वो प्रेसबायोपिया है। अब ट्रीटमेंट में हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंसेज आ जाते हैं, ग्लासेस और लासिक सर्जरी से, जो हम इन पेशेंट्स में यूज करते हैं फॉर मैनेजमेंट। अब प्रिवेंशन और ऑफ आई ट्रॉमा और कंडीशंस, मतलब प्रोटेक्टिव आईवीएस यूज करें स्पोर्ट्स में और वर्क प्लेसेस पे, उसके अलावा अवॉइड रबिंग व्हेन केमिकल एक्सपोजर, और उसके अलावा रेगुलर आई चेकअप जो रिक्वायर्ड होता है, और विटामिन ए, सी और ई से एंड ओमेगा 3 से जो रिच डाइट है वो लेनी चाहिए। और डायबिटीज और हाइपरटेंशन है जिन पेशेंट्स को, मैं स्पेशली उनसे कहूंगी कि वो अपनी डायबिटीज और हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखें। और अगर आपको कोई भी आई की पैथोलॉजी फील हो रही है तो आप फौरन ऑप्थेल्मोलॉजिकल कंसल्टेशन लें, और स्मोकिंग से और एक्सेसिव स्क्रीन टाइमिंग से अवॉइड करें, जो कि ड्राई आई सिंड्रोम और वेरियस इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्जरी से स्टार्ट करेंगे, कि सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे। और सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।